होगा आयशा सलमान का। सबसे पहले आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड के इस बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज हो चुका है। नैब के गवाह ने तस्लीम किया कि बानी पीटीआई के कहीं दस्तखत मौजूद ही नहीं। वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से बताया गया कि बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में कोई रकम नहीं थी। गवाह ने माना कि बानी पीटीआई या बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। नैब ने किसी मौका पर गवाह के बयान को अपने खिलाफ करार नहीं दिया। इस पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा एक न्यूज़ आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल, फैसला महफूज कर लिया गया, इस पर बताइएगा, इस हवाले से आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? 90 मिलियन पाउंड रेफरेंस जो है इसमें जो बानी पीटीआई हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त जमानत की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसमें 3 माह के करीब वक्त लगा और 3 माह इस दरख्वास्त पर समाअत होती रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। नैब की जानिब से जो अमजद परवेज हैं वो अदालत में पेश होते रहे, जबकि बानी पीटीआई की जानिब से सरदार लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए। दोनों की जानिब से तवील दलाइल दिए गए। 6 से जायद इस दरख्वास्त पर समातें हुई और जिसके बाद अब अदालत ने फैसला जो है महफूज कर लिया है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि जो दरख्वास्त जमानत है उसको केस का ट्रायल हतमी मरहले में है और अदालत जमानत देने की बजाय साहब अदालत को केस का ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की डायरेक्शन दे। ये नया प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर आज इस्तदा की गई, जिसके बाद जो लतीफ खोसा हैं बानी पीटीआई के वकील उनकी जानिब से जवाबुल जवाब के दलाइल दिए गए। उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर यह इस्तदा की गई कि बानी पीटीआई को जमानत देकर इस केस में रिहा किया जाए। ये तमाम तर समाअत जो है वो आज मुकम्मल हो चुकी है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच। फैसला कब सुनाया जाएगा आदिल, इस हवाले से क्या पता चला है? देखिए, फैसला जो है महफूज कर लिया गया है, ताहम अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कब ये फैसला। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि बानी चेयरमैन अगर दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक पर दलाइल दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को 16 मई तक इंतजामात करने की हिदायत कर दी। अदालत ने नैब से अखराजात और रिकवरी की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। अहम खबर है, 16 मई तक इंतजामात करने की हिदायत भी कर दी गई है। अदालत ने नैब से अखराजात और रिकवरी की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इसी पर मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई रही और क्या अहकाम थे सुप्रीम कोर्ट के? जी बिल्कुल, नैब तरमीम के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल फैसला दिया था साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब के बेंच की जानिब से, उस फैसले के खिलाफ की हुकूमत और मुतासरीन की जानिब से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी उस पर आज समाअत हुई है। और आज की समाअत का खुलासा ये है, जो हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है उसमें एक तो बानी तहरीक इंसाफ की जो वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी है उसके इंतजामात करने का अदालत की जानिब से हुक्म दे दिया गया है। आज की समाअत का जब आगाज़ हुआ था तो जैसे अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया था कि इस केस में चूँकि बानी पीटीआई जो हैं वो फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में दरख्वास्त गुजार थे, अब चूँकि इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं और वो इस केस में उनको फ्रीक बनाया गया है तो उन्हें कैसे हो सकता है कि इस केस में दलाइल देने का मौका ना दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइसा का ये कहना था कि चूँकि ये कानून की इंटरप्रटेशन का मामला है और जो नैब तरमीम थी उन्हें आइन की रोशनी में देखा गया था कि वो आइन से मुतसादम है, तो लिहाजा ये कानून और आइन की इंटरप्रिटेशन का जो मामला है हम इसकी हद तक रहेंगे। लेकिन बाद में जब जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने भी ये कहा कि ये फैसला बानी तहरीक इंसाफ ने करना है कि वो खुद पेश होकर दलाइल देना चाहते हैं या अपनी तरफ से किसी वकील को अदालत में खड़ा करना चाहते हैं, ये फैसला उनका होगा। तो समाअत में वफ़ा करने के बाद जब दोबारा बेंच आया था तो फिर बेंच ने यही फैसला सुनाया है। अटॉर्नी जनरल को, वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत जो कि परसों 16 मई को होनी है, बानी पीटीआई इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, तमाम इंतजामात को मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा आज की समाअत में जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं मखदूम अली खान करने की हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 15 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कौन अब तरामीम का लदम करार दी। अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस
बहाल, अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन भी बहाल। नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलअदम करार दिए गए मुकदमात भी बहाल। ख़त्म किए गए मुकदमात 1 हफ्ते के अंदर दोबारा एहतसाब अदालतों में लगाने का हुक्म। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाज़त। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइनल करने की शिक भी बरकरार। दूसरी जानिब नॉन फाइलर्स के लिए बड़ा खतरा टल गया। अदालत ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 17 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। मोबाइल सिम्स की बंदिश कारोबार के कानून के मुनाफी करार दी गई। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के इक़दाम से सूरत हाल बेहतर हुई। शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए की मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं कि कश्मीर में एहतजाज ख़त्म हो चुका है। मुल्क दुश्मन अनासिर अफरा तफरी चाहते थे, उनकी साजिश नाकाम हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बरवक्त नोटिस ने सानहे से बचा लिया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन 23 अरब रुपए की मंजूरी दी बाकायदा, और इंशाअल्लाह ताला हमने कल ही समरी मूव की है और 1-2 रोज़ में उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वही जो हमारे कई लोगों के ख्वाब थे, कई दुश्मनों के, कि इससे इस तरह बाज़ लोगों का ये था कि उनके वही कश्मीरियों को रिलीफ देने के साथ कोई काम नहीं था। उनका ये था कि ये अफरा तफरी हो और बाहर इंटरनेशनली और नेशनली इस तरह मैसेज जाए, वो उनके वही सोच खाक में मिल गए। प्राइम मिनिस्टर साहब का बर वक्त नोटिस है कि जिसने हमें एक सानहे से बचा लिया और दुश्मन की साजिश नाकाम हुई, और दुश्मन के साथ साथ तरीके इंतशार भी ये सोच रखती थी कि किसी न किसी हवाले से इंतशार फैले, हर तरफ जो है वो अफरा तफरी का आलम हो, और वो भी इस अफसोसनाक सूरत हाल से मुस्तफीद हो रहे थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर की हुकूमत ने मामलात को मिसहैंडल किया। कश्मीर की हुकूमत को आवाम से मुज़ाकरात करने चाहिए। कश्मीर में जो हो रहा है, जो कि इस वक्त राइट्स बने हुए हैं और वहाँ जो असासी महरूमी और आजकल हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत जो कश्मीर की हुकूमत है उसने उसको मिस हैंडल किया। उसको नहीं करना चाहिए था कि उसको इस तरह उसको मिस हैंडल, जो कल जो उसकी लोग जो है ना मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, मैं उसके बारे में ये कहता हूँ कि उनको जो है ना कंपनसेट करना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर मुज़ाकरात करना चाहिए, और हुकूमत को हर मुमकिन तरीके से जो है उसकी जो इश्यूज है उसको एड्रेस करनी चाहिए। 3 मुतालबात है मेरे, चमन के हवाले से, मलकंड और फाटा के हवाले से, और लोड शेडिंग की। लोड शेडिंग तो हमारी सबका मसला है, सब इस पे बात करेंगे। और ज़मींदार एक्शन कमेटी के मुतालबात के हक में बलोचिस्तान असम्बली के सामने एहतजाज 6ठे रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि 24 घंटों में ज़राई फील्ड्स को बमुश्किल 3 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। सूबे के तमाम ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि उनके दादा का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 की वजह से ही यहाँ पर मौजूद है। मेरी फैमिली का, मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। जो मार्शल लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। That is a historic fact. आसिफ साहब जो बंतरा गए थे, ये फॉर्म 47 की वजह से रेहाना डार साहिबा से इन्होंने जनाब स्पीकर शिकस्त खाई है, इसलिए ही वो बंतरा गए थे। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा कि उमर अयूब 22 साल से मेंबर असम्बली बनते आ रहे हैं। हम सबको उमर अयूब के ख़ानदान पर फ़ख्र है। ख्वाजा आसिफ के उमर अयूब पर इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। डॉन लीक्स और मेमोगेट वाले आप थे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले आप थे। ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया, ना हुकूमत है ना अपोजिशन। आज भी नवाज शरीफ के पास अक्सरियत नहीं है। उमर अयूब खान साहब के बारे में जो उन्होंने अल्फाज कहीं वही सीवान में 22 साल रहे। डॉन लीक्स वाले आप थे,
सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले आप थे, पनामा वाला ये थे, मेमो गेट वाले ये थे, खुद वकीलों वाला यूनिफॉर्म पहन करके केस अर्गू करने वाला नवाज शरीफ था। और ये लोग तो अकलियत ही है, ये उसको कौन मानेगा? इनकी हुकूमत है, आज भी इनके पास अक्सरियत नहीं है, नवाज शरीफ के पास है। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि भुट्टो ने हमेशा कश्मीर और फलस्तीन के एजेंडे को सर-ए-फहरिस्त रखा। मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। मेरी बहन, मेरी मां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमेशा कश्मीर और फलस्तीन को अपना अव्वलीन एजेंडा रखा। प्रेसिडेंट साहब ने इस मुश्किल दौर में, जबकि हम एक बहुत बड़े सियासी इंतशार का शिकार हैं, मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। वो कौन सी तकरीरें थी जिस पर अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो हर आदमी के अंदर क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर था कि जो सिर्फ रियासती इदारे पर चढ़ दौड़ा? मुल्क का कम्युनिकेशन निजाम खत्म हो गया था बीबी की शहादत पर, और पाकिस्तान अगर बचा और बहाल हुआ तो सिर्फ मेरे प्रेसिडेंट के इस नारे पर कि पाकिस्तान खपे। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि आइन से वाज़ेह है कि मैंडेट किसको मिलना है, देखना यह है कि मैंडेट के साथ क्या हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि 5 जजेस मजीद चाहिए। इब्तदाई 3-4 फैसले वाजे कर देंगे कि फॉर्म 45 का क्या हशर नशर किया गया। वो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें वाज़ेह हुआ है कि मैंडेट किसको मिला है। लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को ये लिखा हुआ दिए जाए ताकि ट्रिब्यूनल में केसेस जो है जल्द अज जल्द समाप्त हो। इब्तिदाई जो 3-4 फैसले आएंगे वो वादे कर देंगे कि फॉर्म 47 जो है इसका क्या हशर नशर किया गया है। दूसरी जानिब सीनियर सियासतदान फैसल वावड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि खबर है कि मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। किरदार भी बालमी ताकतों से जुड़े हैं, वही लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। इस पर प्रोपेगेंडे की टाइमिंग चेक करें। क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? इस प्रोपेगेंडे में मुमकिन तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टीज से मुतल्लिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी, जबकि एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम बनाया गया है। वक्त आने पर सब बताऊंगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में सदारती खिताब पर बहस करते हुए कहा कि सदर के सूबे में करप्ट हुक्मरानी का दौरा रहा। नौजवानों के हुकूक सलब हुए, जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी गईं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बावजूद 2.5 करोड़ अफराद सतह गुर्बत से नीचे आ गए। मुकामी हुकूमत को इख्तियार दिया जाए। मोहतरम सदर ममलिकत का ताल्लुक मेरे सूबे से है, तो मेरा ज़्यादा हक उन पर बनता है ये बात करने का कि अगर उनके सूबे की गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, गुज़िश्ता 15 सालों में वहाँ एक बदतरीन हुक्मरानी और एक करप्ट तरीन हुक्मरानी का दौरा रहा। वहाँ जिस तरह नौजवानों के हुकूक सल्ब हुए, जिस तरह जाली डोमिसाइल पे नौकरियां दी गईं, आप 9 मिलियन का दावा करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 9 मिलियन लोगों तक उसका दायरा वसी हो गया। उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ लोग पूरे मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत दे दी है। कहते हैं कि सूबाई हुकूमत समेत सबको अवाम का मुकदमा मिलकर लड़ने की ऑफर्स की। हमें अपना मुकदमा हर फॉरम पर लड़ना चाहिए। आज मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपकी मदद खाने की दावत देता हूँ ताकि हम मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ें। मैंने सूबाई हुकूमत को ये ऑफ़र की कि आएँ आप और हम मिलकर खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा मरकज़ से लड़ें। मैं ख़ुद जो है हर सियासी जमात के जो मेरे लीडर मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, सूबाई सदूर हैं उनके पास मैं ख़ुद चल के जाऊँगा और अपने सूबे का जो मुकदमा है वो हम बनाएंगे और फिर अपने फ़ोरम पर जो है हम जाकर उसकी बात करेंगे। मेरी सूबाई हुकूमत से अपील होगी और रिक्वेस्ट होगी
कि ये सूबे का काम है अमन व अमान का जो है ख्याल रखना। आप अमन व अमान के ऊपर तवज्जो दें। अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदेही कर दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा है कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुंचने का खतरा है। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। आदिल, बताइएगा खत का मतन क्या था? देखिए, एक और बड़ा खत जो है वो सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदेही की है। इस खत में इंकशाफ किया गया है कि ऑडियो लीक केस में मुझे ये पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। ये जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से मतन में लिखा गया। खत में ये भी लिखा गया कि मुझे पैगाम दिया गया कि सर्विलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये खत में कहा गया है। खत में यह भी कहा गया है कि मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को कोई काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। ये खत में कहा गया। खत में यह भी कहा गया है कि पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात बारे बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी अमेज हरबा मालूम होता है। ये खत में कहा गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी कहा कि ऑडियो लीक केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस किए। ठीक है आदिल सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। खबर यह है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आलमी मालियाती फंड ने डू मोर का मुतालबा करते हुए मरात या आफ्ताब शोबों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। IMF ने किस किस शोबे में टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है, अब ये जानते हैं। इस हवाले से आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा। जी गुलाम मुर्तज़ा, क्या मुतालबात किए गए IMF की जानिब से मजीद? जी, IMF के साथ पाकिस्तान FBR के मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात में मरात याफ्ता शोबों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। लग्जरी प्लांट्स और गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है और प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाने के लिए कहा गया है। 5 करोड़ से ज़ायद के प्लॉट पर मज़ीद टैक्स लगाने की तजवीज़ भी दी गई है। रिहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट खत्म करने की तजवीज़ जो है वो दे दी गई है। तनख्वाहदार तबका के लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली की तजवीज़ भी सामने आई है। IMF की 3 लाख से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाने की जो तजवीज़ है ये भी सामने आई है। मुतालबा ये किया गया है कि लग्जरी गाड़ी की दरामद पर टैक्स बढ़ाया जाए और नई गाड़ियों पर विद होल्डर टैक्स बढ़ाना जो है वो भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ और दीगर कई मैयर जो हैं वो लेने के लिए FBR को कहा गया है कि वो इन तमाम मैयर से टैक्स कलेक्शन बेहतर करे और अपनी वसूलियाँ जो है वो बढ़ाए ताकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो और भी मजीद मुस्तहकम होकर चलता रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। स्ट्रेटजिक रियासती मिल्कियती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास में फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल फराहम करना है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास में वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन की तरफ से निजकारी प्रोग्राम 2024-29 का रोड मैप पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम रियासती मल्कियती इदारे चाहे वो नफ़ा बख्श हैं या खसारे में, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। उन्होंने तमाम विफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई करने और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। इस हवाले से सहूलियात और आसानियाँ फराहम करना होता है। हुकूमती मल्कियत इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी और इसी पैसे से सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी के अमल के मराहिल को बराह रास्त नशर किया जाएगा। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि PIA की निजकारी के हवाले से प्री क्वालिफिकेशन का अमल मई के ख़त्म तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज में खराबियों पर इजहार तशवीश। ज़राए टैक्स स्ट्रक्चर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर FBR और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात। IMF मिशन ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश की गई। ज़राए FBR की जानिब से बताया गया ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की डेडलाइन। IMF मिशन की आइंदा माली साल ट्रैक एंड ट्रेस मुकम्मल इंस्टॉल करने की तजवीज़।
टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को भी तेज़ करने पर इत्तेफाक। IMF मिशन और FBR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात मज़ीद जारी हैं। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पुर करने के लिए IMF मिशन को आज प्लान फराहम किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इस हवाले से आपको बताएं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल अक़वामी शोबा के वज़ीर लिऊ जियानशाओ से मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान दरीना तावन और तबादलों पर गुफ्तगू। इसहाक डार का चीन के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान के मजबूत हिमायत का यादा। नायब वज़ीर आज़म का शांगला हमले में चीनी हलाकतों पर अफसोस और सदमे का इजहार। हमले के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यादा। अहम खबर, कायद नवाज शरीफ की मेयो अस्पताल चिल्ड्रन एमरजेंसी ब्लॉक आमद। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने चाइल्ड एमरजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने ट्राइज एरिया में मरीज़ बच्चों के वालिदैन से बातचीत भी की है, जबकि स्टेप डाउन एरिया और नर्सिंग रूम और दीगर ब्लॉक्स का भी दौरा किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की वालिदैन से बातचीत, उनकी तजावीज़ सुनी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मेयो एमरजेंसी वार्ड के विजिट के फ़ौरन बाद मीटिंग तलब कर ली। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतज़ाम एक ही अथॉरिटी के सपुर्द करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें वज़ीर आला को पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की गई। डिप्टी कमिश्नर मलीर का पुलिस के हमरा निजी स्कूल में छापा। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर स्कूल में मौजूद गैर मुतल्लिका शख्स को हिरासत में ले लिया गया। क्लासरूम से मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। बात करते हैं हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा एक न्यूज़ रबिया खान। रबिया, क्या मामला है ये बताइएगा। आज बिल्कुल आज सुबह की शिफ्ट में डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान इस्लाम ने जो है वो इम्तिहानी मरकज का अचानक दौरा किया और नकल और फ्रॉड के इल्जाम में निजी स्कूल के मालिक समेत 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही जो है वो इम्तिहानी मरकज में गैर मुतल्लिका अफराद को पर्चा हल करते हुए भी पाया गया, जिसकी तहकीकात का हुक्म जो है वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दे दिया गया है। इसके अलावा दीगर स्कूल के तालिब इल्म भी इम्तिहानी मरकज में पर्चा दे रहे थे। 2 गैर मुतल्लिका अफराद और पुलिस स्कूल के मालिक को जो है वो DC मलीर के हुक्म पर पुलिस ने हिरासत में लिया और साथ साथ जो है वो नकल का जो मवाद था वो भी DC मलीर और पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रबिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट का कम उम्र लड़की की शादी करने पर निकाह ख्वाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस अनवारुल हक ने हुमैरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की है। कम उम्र बच्ची को दारुल अमान से लाकर अदालत पेश किया गया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने बच्ची से सवाल किया, बेटा आपने शादी अपनी मर्जी से की है? जिस पर बच्ची ने जवाब दिया कि जी मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। अदालत ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? बच्ची ने जवाब दिया कि मेरी उम्र 15 से 16 साल है। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुकदमे पर फैसला करने का हुक्म दिया, जबकि जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स दिए कि निकाह ख्वाह के खिलाफ इस्तगासा फाइल करें। कैसे कम उम्र बच्ची की शादी करवा दी गई। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो शहर कायद का दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा। गर्मी में शिद्दत आने पर शहरियों ने तफरीह के लिए साहिल का रुख कर लिया है। हॉक्स बे पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली, उनसे जान लेते हैं। जी सलाहुद्दीन, क्या मंजर है यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ तो जो है शहर के अंदर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शहरी जो हैं वो गर्मी की शिद्दत को जो है कम करने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख करते हैं। अगर बात करें तो साहिल समंदर पर भी जो है बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो शहरी पहुँच चुके हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए हम निकल के आए लोड शेडिंग की वजह से, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और ठंडक मिलती है। आप क्या कहेंगे समंदर के हवाले से? नहाए, बहुत एंजॉय करा हमने, बहुत मजा आया, हमें खुलकर बहुत मजा आया एंजॉय। आप क्या कहेंगी? इधर आके बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंजॉय करा है और लाइट वगैरह नहीं होती और मज़ा बहुत आया, एंजॉय बहुत हुआ है।
हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरियों का कहना है, जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, उनका यही कहना है कि एक तरफ तो गर्मी बहुत है, दूसरी जानिब जो है लोड शेडिंग भी है। इस सूरत हाल के अंदर उनके पास एक वाहिद जगह साहिल समंदर रह जाता है जहाँ पर वो आकर इंजॉय कर सकते हैं। साहिल समंदर पर इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। जी, कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से मुमकिन तौर पर हीट स्ट्रोक के केसेस सामने आने का खदशा है। महकमा सेहत सिंध की हिदायत पर अस्पतालों में खुसूसी वार्ड कायम कर दिए गए हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन ने भी गर्मी में शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ इब्राहिम रिंद से। ओवर टू इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में गर्मी का राज है और मुख्तलिफ अस्पतालों में गर्मी के मुतासरा अफराद जो है पहुँचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक का एक भी मरीज़ रिपोर्ट नहीं हुआ। महकमा सेहत सिंध ने सूबे भर के तमाम अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम करने की हिदायत की है और जिसके बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड भी कायम कर दिए गए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट सर्विस अस्पताल में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कोमल, इनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी। क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है तो हीट स्ट्रोक के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो जो अमूमन जो ख़वातीन या मर्द जो भी घर से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, ठीक है, ज़्यादा पानी पिएं, अगर निकलते हैं तो ठंडे टोलिए का इस्तेमाल करें, खुद को गीला रखें और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर कोमल, जिनका कहना था कि वार्ड में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। हमारे अस्पताल के एमएस डॉक्टर आशिक हुसैन ने यहाँ पर तमाम अद्वियात भी फराहम कर दिए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो तमाम अमले को भी यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी तक शुक्र है कि कोई पेशेंट यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट होता है तो सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही पेट के अमराज भी बढ़ने लगे हैं। मुल्तान के शहरियों की बड़ी तादाद अस्पताल जहां पहुंची, शहर के सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं माजिन यूसुफ से। जी, मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे के साथ साथ जो है मुल्तान के सरकारी अस्पतालों की अगर सूरत हाल की बात करें तो गैस्ट्रो के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। निश्चित अस्पताल मुल्तान की अगर हम बात कर लें तो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 70 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पर गैस्ट्रो के। और इसी तरह चिल्ड्रन अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन 60 के करीब जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो तकरीबन 150 के करीब जो मरीज़ हैं 2 सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, इनका डाटा इसके अलावा है। डॉक्टर से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि बाहर के जो है वो गैर मेयारी मशरूबात पीकर शहरी ख़ास तौर पर पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। निश्चित अस्पताल के जो वार्ड्स हैं और जो चिल्ड्रन अस्पताल के वार्ड्स हैं वो गैस्ट्रो पेशेंट से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को जिनका डाटा अभी मौजूद ही नहीं है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी, अब कुछ बात करें मौसम की तो लाहौर और गिरदरवा में आइंदा कई रोज़ तक दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। शहरी गर्मी से बचने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नुमाइंदा एक न्यूज़ शराज निसार इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी शराज। जी, मई के महीने में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ख़ासकर अगर लाहौर की बात की जाए तो दर्जा हरारत यहाँ पर कई बार 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार क्या मौसम होने वाला है। देखिए, मई का अब सेकंड वीक है तो इसमें तो टेम्परेचर जो है लाहौर में मैक्सिमम होते हैं, अपनी पीक पे होते हैं। तो अब भी ये कि बारिशों का सिलसिला जो गुजरा है उससे 2-3 दिन तो मौसम खुशगवार रहा है। तो कल से ये बढ़ना शुरू हुआ, अगले एक हफ्ते तक टेम्परेचर बढ़ेगा और ये 43 या 44 की रेंज में चला जाएगा। 10-11 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर को थोड़ा बाहर निकलने से एहतियात करें। अगर उनको मजबूरन निकलना पड़ता है तो फिर ये है कि अपने साथ छतरी या कपड़ा से सर को ढांपें और पानी का इंतज़ाम करें ताकि इसमें से गर्मी आने वाले दिनों में नमी का तनासब बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बार बार प्यास लगेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास हमारे साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी ज़रूर पड़ेगी, लेकिन लाहौर का जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला नहीं है कि 48 से ज़्यादा नहीं जा सकती। और शहरियों को ये चाहिए कि गर्मी में अपना ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएँ, स्कंजबीन पिएँ ताकि वो हीट से बच सकें। जी,